बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अगर एक कॉमन मैन भी ये सब देखेगा, पढ़ेगा, तो वो भी बिलीव नहीं कर पाएगा कि हमारी अर्थ पे अभी 20,000 से भी ज्यादा स्पीसीज ऑफ एंड्स है, 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल्स एंड 28,000 स्पीसीज ऑफ फिशेज, नियरली 20,000 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड्स अभी हमारी अर्थ पर है। मतलब इतनी ज्यादा ह्यूज बायोडाइवर्सिटी है। नेक्स्ट, अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी सिर्फ स्पीसीज लेवल पे ही नहीं बल्कि हर एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पर एग्जिस्ट करती है। इसकी जो रेंज है फ्रॉम सेल्स टू बायोम्स तक का है। एंड ये जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है इसको पॉपुलराइज किया था एक सोशियो बायोलॉजिस्ट ने जिनका नाम है एडवर्ड विल्सन, ये याद रखना है। नेक्स्ट, अगर हम अलग अलग लेवल पर बेसिकली डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। अगर हम जेनेटिक लेवल पे बात करें तो एक ही सिंगल स्पीसीज, लेकिन वो जेनेटिक लेवल पे बहुत अलग हो सकती है। जैसे कि एक मेडिसिनल प्लांट है रोवोल्फिया वोमिटोरिया, ये हिमालयन रेंजेस में बेसिकली ग्रो करता है। ये एक केमिकल सिक्रीट करता है जिसका नाम है रिजर्पाइन, और इस केमिकल की जो बेसिकली इफेक्टिवनेस है, जो पोटेंसी है, जो कंसेंट्रेशन है, वो वेरी करती है। जितनी ऊपर हाइट पर जो रोवोल्फियम वोमिटोरियम मिलता है उसमें उतनी ही अच्छा केमिकल वो सिक्रीट करता है। Next, we have that India has more than 50,000 genetically different strains of rice and 1,000 varieties of mango. अगर हम स्पीसीज लेवल पे डाइवर्सिटी की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स के पास ज्यादा एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी है देन ईस्टर्न घाट्स। अगर हम इकोसिस्टम लेवल पे बात करें तो इंडिया के पास ज्यादा इकोसिस्टम लेवल पर बायोडाइवर्सिटी है देन स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। सो नाउ व्हाट इज स्कैंडिनेवियन कंट्री? बेसिकली 3 कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। इन 3 कंट्री को मिलाकर के हम स्वीडन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, तो एक नॉर्वे जैसी स्कैंडिनेवियन कंट्री से भी कई ज्यादा इकोसिस्टम लेवल पर इंडिया के पास डाइवर्सिटी है। एंड मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं इस इतनी ज्यादा ह्यूज डाइवर्सिटी को एक्यूमुलेट होने के लिए। बट अगर स्पीसीज इसी कंटिन्यूस रेट से लॉस होती रही तो हम इतनी सारी ह्यूज वेराइटी को, इतनी सारी ह्यूज डाइवर्सिटी को, इतनी सारी वेल्थ को हम जो है खो देंगे विद इन और लेस देन 2 सेंचुरीज। मतलब 200 साल से भी कम हमें टाइम लगेगा इन सारी वेल्थ को खोने में। अकॉर्डिंग टू IUCN लिस्ट 2004, IUCN की फुल फॉर्म सबसे पहले याद होनी चाहिए। इसकी जो लिस्ट थी 2004 की, उसके अकॉर्डिंग 1.5 मिलियन से भी ज्यादा स्पीसीज ऑफ टोटल प्लांट्स एंड एनिमल्स की हम डिस्कवर्ड कर चुके हैं। लेकिन अब कितनी डिस्कवर्ड कर चुके हैं वो हमें पता है, लेकिन बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट कितनी टोटल स्पीसीज अभी हमारी अर्थ पर है एंड कितनी आर येट टू बी डिस्कवर्ड। बेसिकली ये हमें अभी अंदाजा नहीं है। कुछ एक्सट्रीम एस्टिमेट्स तो ये कहते हैं कि 20 to 50 मिलियन स्पीसीज अभी भी मतलब टोटल अर्थ पर है। लेकिन रॉबर्ट मेस का जो एस्टिमेशन है वो ये कहते हैं कि जो टोटल स्पीसीज हमारी अर्थ पर है वो 7 मिलियन है। ठीक है, एंड रॉबर्ट मेस के अकॉर्डिंग हम जिसका 22% ही हम डिस्कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वी हैव की 70% जो स्पीसीज है अर्थ पर वो एनिमल्स है। एंड उन 70% से भी 70 इंसेक्ट है। मतलब अगर 100% स्पीसीज है तो उसमें से भी 70% एनिमल्स है, और उन 70% में से भी 70% इंसेक्ट है। यानी कि 70% इंसेक्ट है ऑफ ऑल 70% एनिमल्स। ठीक है, अगर 10 एनिमल्स है तो उसमें से 7 इंसेक्ट होंगे। फिर अगर हम बात करें एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये तो प्लांट्स है ही, लेकिन यहाँ पर इन्होंने फंगस को भी इंक्लूड कर दिया है। तो फंगस अलोंग विद दीज ऑल प्लांट्स ये मिला करके 22% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड 70% कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? एनिमल्स। नेक्स्ट, ये कुछ पाई चार्ट्स है इनवर्टिब्रेट्स के, वर्टिब्रेट्स के, प्लांट्स है, बस इनकी पोजीशन याद रख लेना। नेक्स्ट, हमने यहाँ पे प्रोकैरियोट्स की हम बात नहीं करते हैं क्योंकि बायोलॉजिस्ट जो है श्योर नहीं है कि कितने प्रोकैरियोटिक स्पीसीज हमारी अर्थ पर है डिस्कवर्ड हो चुके। क्योंकि अगर हम अकेले इनकी बात करें ना तो इनका जो नंबर है वो मिलियंस में पहुंच जाएगा, इसलिए हम इनकी बात ही नहीं करते हैं। इंडिया जो है बेसिकली पूरी वर्ल्ड का जो लैंड का हिस्सा है वो 2.4% है। पूरी वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है उसमें इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2.4% है। लेकिन फिर भी ये जो है बायोडाइवर्सिटी में 8.1% कंट्रीब्यूट करता है, जो कि इसको एक वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में से एक बनाता है इंडिया।
देखो, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है उसमें जो इंडिया का जो पार्ट है वो 2.4% है। इतना सा हिस्सा होने के बावजूद भी इंडिया जो है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो 8.1% है, जो कि इंडिया को वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री बनाता है। इंडिया में प्लांट्स की 45,000 स्पीसीज एंड नियरली डबल ऑलमोस्ट 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स की डिस्कवर्ड कर चुकी है। लेकिन अगर हम ग्लोबल यही मैंने आपको समझाया कि 1.5 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड की है हमने पूरी अर्थ पर, और 7 मिलियन स्पीसीज टोटल है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मेज एस्टिमेशन, जिसका हमने सिर्फ 22% ही डिस्कवर्ड किया। अगर हम इसी फंडे को बेसिकली इसी कैलकुलेशन को हमारी इंडिया पे लगाए, सो 1 लाख प्लांट की स्पीसीज और 3 लाख एनिमल की स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड। इतनी डिस्कवर्ड होनी इंडिया से बाकी है, मतलब इंडिया में अभी इतनी डिस्कवरी बाकी है प्लांट्स और एनिमल्स। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड, दुनिया भर में दुनिया जहाँ की फंगस मिला करके जो नंबर है फंगस का, वो अकेला ही फंगस का नंबर टोटल कंबाइंड स्पीसीज ऑफ फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स से कहीं ज्यादा है। यानी कि पूरा का पूरा फंगस जो है पूरे फार्म पर भारी है। फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स इन सब की कंबाइंड स्पीसीज से भी ज्यादा स्पीसीज जो है फंगस की है। नेक्स्ट, दैट स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज करती है एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं वैसे वैसे स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है वो डिक्रीज करती है। पहले आता है इक्वेटर रीजन जो कि सेंटर पे होता है, देन ट्रॉपिकल रीजन, देन टेम्परेट एंड देन पोलर रीजन। देन यहाँ पर जो लिखा है वो मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया है कि जो नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज है ग्रीनलैंड में दैट इज 56, ग्रीनलैंड इज टूवर्ड्स द पोलर रीजन। देन न्यूयॉर्क जो कि टेम्परेट रीजन में इसमें 105 बर्ड स्पीसीज है। इंडिया जो कि नियर इक्वेटर है इसमें 1200 बर्ड स्पीसीज है। कोलंबिया विच इज एट 0 डिग्री मीन्स एट इक्वेटर, इसमें जो 1400 नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज है। देन अ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट है जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में है लाइक इक्वेडोर, उसमें जो है 10 टाइम्स ज्यादा स्पीसीज है ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स की। देन अ फॉरेस्ट जो कि इक्वल एरिया का है बट इन अ टेम्परेट रीजन लाइक द यूएसए का मिडवेस्ट। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी देन टेम्परेट रीजन, उसी चीज का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है फॉरेस्ट का। देन जो ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट है इन साउथ अमेरिका, उसमें बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है ऑन अर्थ, इसलिए हम इसको लंग्स ऑफ द प्लेनेट बोलते हैं। मतलब अर्थ में सबसे ज्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर ही मिलेगी। अब इसमें कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज है एग्जैक्ट एज इट इज रटा मान लेना। प्लांट्स की इसमें स्पीसीज है 14,000, 3,000 है फिशेस की, 1,300 है बर्ड्स की, 427 है मैमल्स एंड एम्फीबियंस की, 378 स्पीसीज है रेप्टाइल्स की, एंड मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स की यहाँ पर स्पीसीज आपको मिलेंगी। देन अब क्यों ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द टेम्परेट रीजन, उसके यहाँ पे अलग अलग हाइपोथेसिस है। सबसे पहले यही कि जो स्पीशिएशन है वो एक टाइम का फंक्शन है, मतलब नई नई स्पीसीज बनने को टाइम चाहिए। Unlike temperate regions subjected to frequent glaciations in the past, टेम्परेट रीजन्स में क्या अगर हम पास्ट देखें तो उसमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस हुई हैं। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि नई नई बर्फ की परतें आती गई और इसके लैंड को कवर करती गई, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहा है ये एरिया, रिलेटिवली कॉन्स्टेंट नहीं रहा है, जिस वजह से ट्रॉपिकल रीजन्स को काफी ज्यादा टाइम मिला है क्योंकि वो अनडिस्टर्ब रहा है। तो हैड अ लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। तो पहला हाइपोथेसिस तो यही हुई कि क्योंकि टेम्परेट रीजन में ज्यादा फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस हुई। देन ट्रॉपिकल रीजन काफी ज्यादा अनडिस्टर्ब रहा मिलियन ऑफ ईयर्स तक का, इसलिए वहां पर एवोल्यूशनरी टाइम ज्यादा मिला स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट हाइपोथेसिस ये है कि ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। ट्रॉपिकल रीजन्स कम लेस सीजनल रहा है, रिलेटिवली ज्यादा कॉन्स्टेंट रहा है एंड प्रेडिक्टेबल रहा है, इस वजह से यहाँ पे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन हुई। और यही चीजें जो प्रमोट करती है नई नई स्पीसीज बनने के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए, एंड यही रीजन है जिससे यहाँ पर ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट हाइपोथेसिस ये है कि क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटर के ज्यादा पास है इसलिए यहाँ पे सोलर एनर्जी भरपूर थी, जिस वजह से विच कंट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। बेसिकली समराइज करूँ तो यही है कि टेम्परेट रीजन्स में ज्यादा फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस थी,
वाइल ट्रॉपिकल रीजन्स को ज़्यादा टाइम मिला है, मिलियन ऑफ ईयर्स तक का ये जो लैंड है अनडिस्टर्ब्ड रही है, जिस वजह से यहाँ पे ज़्यादा अच्छा स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे सोलर आउटपुट ज़्यादा था ट्रॉपिकल रीजन्स में। ट्रॉपिकल रीजन्स कम सीजनल थी, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल थी। दैट्स इट। एंड अगर हम स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप की बात करें तो ये दिया था जर्मनी के नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर ने, जो कि है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक दैट विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। मतलब देखो, जैसे अगर हमने इस वाले एरिया को एक्सप्लोर किया, ठीक है, सपोज हमें 10 स्पीसीज मिली, ठीक है, अब हमने थोड़ा सा और एरिया एक्सप्लोर किया तो हमें 2 नई स्पीसीज और मिली, फिर हमने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो हमें एक मिली। अगर हम और ज्यादा इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे ना, तो फिर आप देखोगे कि अब जो नई नई स्पीसीज मिलना है वो बंद हो गई है, पुरानी ही मिलती जा रही है। मतलब जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर दी है इस रीजन से, अब वही मिलती जा रही है बार बार। तो जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है, बट अप ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। इसी का यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहाँ पे स्लोप आता है कि एरिया बढ़ाने से स्पीसीज बढ़ेगी 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 एंड एक टाइम के बाद कॉन्स्टेंट हो जाएगी। और इसका जो इक्वेशन है वो है एस इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड। इसको लोग की टर्म में हम ऐसे लिखेंगे और लोग का ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगा। अब एस का मतलब है स्पीसीज रिचनेस, ए का मतलब है एरिया, जेड का मतलब है स्लोप ऑफ द लाइन जिसको हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, सी का मतलब है वाई इंटरसेप्ट एज इट इज याद कर लेना। जेड की वैल्यू जो है लाई करती है बिटवीन 0.1 टू 0.2 यूजुअली, बट लेकिन अगर हम लार्ज एरिया के देखें, लार्ज एरिया के लिए देखें जैसे कि एंटायर कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, तो जेड की जो वैल्यू काफी ज्यादा स्टीपर चली जाती है क्योंकि जेड जो है स्लोप को डिनोट करती है। तो z का मतलब है स्लोप, जितनी ज्यादा z की वैल्यू उतना ज्यादा स्लोप जो है वो स्टीपर होगा। तो z की वैल्यू जो 0.6 टू 1.2 लाई करती है कॉन्टिनेंट के लिए, एंटायर कॉन्टिनेंट के लिए। इसलिए कॉन्टिनेंट के लिए जो स्लोप है ऑफ द लाइन वो काफी ज्यादा स्टीपर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रूगीवोरस फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और मैमल्स की बात करें, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, अलग अलग कंट्रीज के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, तो इसके लिए जो स्लोप है वो 1.15 हमें देखने को मिलता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। अब इतनी ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है? फॉर मेनी decades ecologists believed that communities with more species generally tend to be more stable than those with less species। मतलब वो कम्युनिटीज जिसमें ज्यादा स्पीसीज है वो ज्यादा स्टेबल है देन दोज कम्युनिटीज विद लेस स्पीसीज। बट एक्चुअली व्हाट मतलब स्टेबल कम्युनिटी का मतलब क्या है? सो एक स्टेबल कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो कि लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन शो करे इन प्रोडक्टिविटी। मतलब जो बायोमास उससे हमें मिल रहा है ईयर टू ईयर, उसमें ज्यादा वेरिएशन ना आए, मतलब वो स्टेबल रहे, ठीक है। और वो इट मस्ट बी ईदर रेजिस्टेंट और रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस, नेचुरल और मैनमेड। मतलब अगर कोई नेचुरल या फिर मैनमेड डिस्टर्बेंसेस भी आते हैं तो उसे झेलने के काबिल रहे, या फिर अगर वो बाई चांस उस वजह से गिर भी जाए, उस वजह से ढल भी जाए, तो वापस खड़े होने की वो क्षमता रखे, ठीक है। नेक्स्ट, इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज। अगर बाहर से कोई स्पीसीज आके उसको हार्म करने की भी कोशिश करे तो भी उसके भी वो रेजिस्टेंट रहे। तो ये है एक स्टेबल कम्युनिटी का मतलब, कि लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन शो करे, रेजिस्टेंट और रेजिलियंट रहे टू एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, नेक्स्ट रेजिस्टेंट रहे टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज। इसी को प्रूव करने के लिए डेविड टिलमेंस ने एक्सपेरिमेंट किया यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स। इन्होंने फाउंड किया कि जो प्लॉट्स है जिसमें ज्यादा स्पीसीज है वो शो करते हैं लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। एंड इन्होंने शो किया कि इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट करता है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी को। जिसमें डाइवर्सिटी ज्यादा है उसी से हमें हायर प्रोडक्टिविटी मिल रही है। फिर आता है राइबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, जो कि पॉल एरलिच ने दिया था। इन्होंने बोला पूरे के पूरे एरोप्लेन इज लाइक आवर होल इकोसिस्टम, एंड जो एयरप्लेन के बहुत सारे पार्ट्स जो वो ज्वाइन रहते हैं राइवेट से, राइवेट्स इज लाइक कीले, तो राइवेट्स को इन्होंने स्पीसीज बोला। और विंग्स के जो राइवेट्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इन्होंने की स्पीसीज बोला। की स्पीसीज एक ऐसी स्पीसीज जो कि ड्राइव करती है होल इकोसिस्टम को, मतलब बहुत ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीसीज एक बार को चली गई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये की स्पीसीज नहीं जानी चाहिए। इन्होंने बेसिकली यही एक्सप्लेन किया कि अगर जो पैसेंजर उसमें ट्रेवल कर रहे हैं अगर वो पॉपिंग आउट मतलब कि उखाड़ना शुरू कर दे राइवेट को टू टेक होम, तो इससे इनिशियली तो इतना अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, बैलेंस बिगड़ेगा, ये ज्यादा डेंजरसली वीक होता जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड मतलब
बाद की जो राइवेट्स बचेंगी, राइवेट्स ऑफ मतलब राइवेट्स ऑन द विंग्स को इन्होंने बोला, अगर उसका लॉस हो गया तो हम बहुत ज्यादा थ्रेट में पड़ जाएंगे। बस यही बोला इन्होंने कि एयरप्लेन को इकोसिस्टम, राइवेट्स को स्पीसीज, एंड की स्पीसीज को इन्होंने राइवेट्स ऑन द विंग्स बोला कि अगर हम उखाड़ने लग जाए, मतलब कि बेसिकली धीरे धीरे एक्सटेंड करने लग रहे हैं, जैसे हम अगर हम ऐसे ही एक्सटेंड करने लग जाए इनिशियली तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में फिर हमें पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। और जो की स्पीसीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया और कंपेयर किया विद राइवेट्स ऑन द विंग से कि अगर ये उखड़ गई गलती से भी तो बहुत ज्यादा थ्रेट में हम लोग पड़ जाएंगे। नेक्स्ट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमारे प्लेनेट की जो बायोलॉजिकल वेल्थ है वो बहुत जल्दी जल्दी डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। और जो फिंगर है वो क्लियरली पॉइंट करती है ह्यूमन एक्टिविटीज को, कि मतलब हमारी जो नीड है वो ग्रीड में कन्वर्ट हो गई है, जिसकी वजह से हम अपनी बायोलॉजिकल वेल्थ को जो हमने इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स तक का इकट्ठी की है उसको हम खोते जा रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी से। The colonization of tropical Pacific islands by humans is said to have led the extinction of more than 2000 species of native birds. ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स का हमने क्या किया, कोलोनाइजेशन कर लिया, वहां पे घर बना दिया बेसिकली। उस जगह को हमने कोलोनाइज करने से क्या हुआ, 2000 से भी ज्यादा स्पीसीज वहां की नेटिव बर्ड्स की एक्सटिंक्ट हो गई। IUCN की रेड डेटा लिस्ट के अकॉर्डिंग 2004 की वो ये क्लैरिफिकेशन देती है कि 784 स्पीसीज, ठीक है, लास्ट 500 ईयर्स में एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जिसमें से है 338 स्पीसीज ऑफ वर्टिब्रेट्स की, 359 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स। कुछ एग्जाम्पल है अभी रिसेंट एक्सटिंक्शन के यहाँ पे दिए हुए, डोडो फ्रॉम माउटियस, क्वागा फ्रॉम अफ्रीका, थाइलासीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सिकाओ फ्रॉम रशिया, और 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, बाली जावन कैस्पियन। ये अभी रिसेंट एक्सटिंक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स है। लास्ट 20 ईयर्स में 27 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। जो एक्सटिंक्शन है अक्रॉस टेक्स्ट आर नॉट रैंडम, ऐसे नहीं है कि कुछ भी उठ के अचानक से एक्सटिंक्ट हो जाए। एक्सटिंक्शन जब होता है पहले वो स्पीसीज जो है एंडेंजर्ड फील करती है, मतलब धीरे धीरे वो एक्सप्लॉइट होती जाती है किसी भी अदर रीजन से। सपोज हम किसी भी चीज का, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है ना, ओवर एक्सप्लॉइटेशन में पैसेंजर पीजन सपोज, ठीक है, पैसेंजर पीजन को हमने बहुत यूज किया, ओवर एक्सप्लॉइट किया, उसके बाद धीरे धीरे जाके वो कहीं एक्सटिंक्ट हुआ, तो पहले ही हमें साइन मिल जाता है कि कौन सा जो है आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट और नॉट, ठीक है, तो ये आर नॉट रैंडम। नेक्स्ट यहाँ पे है कि मोर देन 15,500 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। इतनी सारी स्पीसीज अभी एक्सटिंक्शन का थ्रेट फेस कर रही है, अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुई है लेकिन एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, इसलिए extinction are not random. Presently, 12% of all bird species, 23% of all mammal species, and 32% of all amphibian species, 31% of all gymnosperm species ये फेस कर रहे हैं थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। सबसे ज्यादा एम्फीबियंस क्यों है, एम्फीबियंस की सबसे ज्यादा स्पीसीज जो है आर फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, क्योंकि ये दे डिपेंड ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, इसलिए इनकी डिपेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए इनका जो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है वो भी ज्यादा है। नेक्स्ट वी हैव कि सिंस द ओरिजिन, जब से ओरिजिन डाइवर्सिफिकेशन हुआ है अर्थ का, तब से 5 एपिसोड मास एक्सटिंक्शन के हो चुके हैं, एंड सिक्स्थ एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन इज गोइंग ऑन, विच इज 100 to 1000 टाइम्स रोबस्ट और फास्टर, क्योंकि अब ह्यूमन एक्टिविटीज ही ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से जो सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन होगा वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो रहा है एंड रोबस्ट है। इकोलॉजिस्ट ने वार्न किया है दैट अगर प्रेजेंट रेट रहा एक्सटिंक्शन का तो हम आधी स्पीसीज सारी की सारी अगले 100 सालों में खो देंगे, और सारी स्पीसीज हम अगले 200 सालों में खो देंगे, जो हमने मिलियन ऑफ ईयर्स तक का गैदर किया। इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रीजन में लीड टू, क्या होगा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से, सबसे पहले डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट की प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, रेजिस्टेंस घट जाएगा टू एनवायरमेंटल पर्टर्बेशंस, पर्टर्बेशंस इज लाइक चेंजेस और डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, सच एज ड्रॉट, जैसे क्या होता है ना, अगर कहीं पे सूखा हो जाता है तो वहां पे एनवायरमेंटल के पास कुछ रेजिस्टेंस होता है, वहां की जमीन के पास, वहां के प्लांट्स के पास कुछ रेजिस्टेंस होता है जिससे कि वो उस सूखे से लड़ पाते हैं। तो अब ऐसी कंडीशंस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, वो ही लो हो जाएगा अगर वहां की बायोडाइवर्सिटी को लॉस हुआ, ठीक है।
देन है इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी, वेरिएशंस बढ़ जाएंगी प्लांट प्रोडक्टिविटी में, वाटर यूज में, पेस्ट एंड डिसीज साइकिल्स में, इनमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेंगी, पेस्ट एंड डिसीज साइकिल्स अचानक से बढ़ जाएंगी, इस टाइप से होगा। देन कारण क्या है, कोज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, तो 4 मेजर कारण है, 4 मेजर कॉजेज जिसको हम एविल क्वार्टेट बोलते हैं। क्वार्टेट इज रिलेटेड टू 4, एविल इज रिलेटेड टू बुरी चीजें। तो ये 4 ऐसी बुरी चीजें जिनकी वजह से जो मेजर कॉज है ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, द वेरी फर्स्ट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये सबसे बड़ा कारण, सबसे मेजर जो कॉज है वो यही है, ठीक है। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से आता है इसका एग्जाम्पल। वंस कवरिंग, देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक बार मतलब कि पहले 14% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस को कवर किया करते थे, लेकिन अभी 6% से भी ज्यादा कवर नहीं करते हैं, मतलब 6% भी कवर नहीं करते हैं अभी ये लैंड्स का। द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जो कि बहुत यूज है, जिनको हम लंग्स ऑफ द प्लेनेट बोलते हैं, क्योंकि 20% ऑफ ऑक्सीजन हमारे अर्थ पे इन अमेजोन रेन फॉरेस्ट से ही आ रही है। इस इनको हमने मिलियन ऑफ स्पीसीज इज बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टीवेटिंग, देखो जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ना, उनको हम कट किए जा रहे हैं, क्लियर किए जा रहे हैं फॉर कल्टीवेटिंग सोयाबीन्स उगाने के लिए, फॉर कन्वर्जन टू grasslands for raising beef cattle. Beef cattle are those cattle which are raised for meat production. तो इनको हम ग्रास लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब पेड़ काट काट के ग्रास लैंड बना रहे हैं, सोयाबीन को कल्टीवेट कर रहे हैं। तो इतना ज्यादा हम कट कर रहे हैं फॉरेस्ट को, जिसकी वजह से जो सबसे मेजर बेसिकली कोज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। व्हेन लार्ज हैबिटेट्स आर ब्रोकन, जब एक बड़े से हैबिटेट को हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, तो जो मैमल्स एंड बर्ड्स रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज and with certain migratory habits are badly affected leading to population declines। देखो सपोज एक बड़ा सा फॉरेस्ट है, ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ के पेड़ काट लिए, यहाँ के पेड़ काट लिए, यहाँ के पेड़ काट लिए, ठीक है। अब वो बर्ड्स, वो मैमल्स, वो जानवर पक्षी जो भी है जो यहाँ पे आया करता था, उसका तो घर उजड़ गया, ठीक है। तो अब उससे उसका घर उजड़ गया तो वो भी एक बार को उजड़ ही जाएगा, ठीक है। एंड वो मैमल्स, वो जानवर जिसको ज्यादा लैंड चाहिए, जिसको इतना सपोज इतना हिस्सा चाहिए रहने के लिए, विच रिक्वायर्स लार्जर एरिया टू लिव, ठीक है, वो बैडली अफेक्ट होगा क्योंकि यहाँ से उसका स्पेस खत्म हो गया। तो यही है, इसी को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, की जब बड़ा हिस्सा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो ये दो चीजें बैडली अफेक्ट करती है। हैबिटेट लॉस, इनका घर उजड़ गया है, तो ये सबसे मेजर कॉज बताया हुआ है। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। स्टेलर्स सी काउ, पैसेंजर पिजन, ये जो है बेसिकली एक्सप्लॉइट, ये इनको हमने ओवर एक्सप्लॉइट किया है, इस वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है। प्रेजेंटली आज के टाइम पे बहुत सारी मरीन फिशेज ऐसे हैं जिनको ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज्यादा ओवर हार्वेस्ट किया जा रहा है, आने के टाइम के बाद आके ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। देन है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन स्पीसीज इन्वेजन मतलब कि अगर ऑलरेडी एक एरिया में चीजें रह रही हैं, मतलब वहाँ के एनिमल्स बर्ड्स सब रह रहे हैं, लेकिन अगर हमने बाहर से किसी भी स्पीसीज को लाके वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका खुद का नेचुरल प्रीडेटर नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम उसको बाहर से लेके आए तो वहाँ पे उसका नेचुरल प्रीडेटर तो नहीं होगा, लेकिन वो सामने वाले की स्पीसीज को कंट्रोल जरूर करेगा, दूसरों को खा जाएगा, लेकिन उसको खाने वाला कोई नहीं होगा, तो वहाँ पे वो एक्सटिंक्शन कोज करेगा। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया इनटू द लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका, लेड इवेंचुअली टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ सिक्लेड फिशेज इन द लेक। इसको इंट्रोड्यूस करने से 200 से भी ज्यादा स्पीसीज ऑफ सिक्लेड फिशेज की जो है एक्सटिंक्ट हो गई। फिर कुछ हमारे यहाँ की इन्वेजन वीड स्पीसीज का एग्जांपल दे रखा है, कैरेट ग्रास जिसको हम पार्थिनियम बोलते हैं, लेंटिना वाटर हाइसिंथ, आइसकोर्निया भी बोलते हैं, और इसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इंडिया की कुछ एलियन स्पीसीज इन्वेजन की एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है द रीसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइनस। अभी इसका रिसेंट में इलीगल इंट्रोडक्शन किया गया अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइनस का फॉर एक्वाकल्चर पर्पज के लिए, लेकिन इसने वहां की इंडिजिनस कैट फिशेज को, हमारे रिवर की जो इंडिजिनस कैट फिशेज थी वहां पे एक थ्रेट को पोज कर दिया, ठीक है। को एक्सटिंक्शन मतलब अगर एक एक्सटिंक्ट हो गया तो उससे जो रिलेटेड होगा वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। जैसे कुछ स्पेसिफिक प्लांट और पॉलिनेटर होता है, कुछ प्लांट जो है पर्टिकुलरली डिपेंड होते हैं कुछ पॉलिनेटर से, और एक पॉलिनेटर एक पर्टिकुलर प्लांट के लिए ही स्पेसिफिक होता है, तो वो अगर प्लांट एक्सटिंक्ट तो पॉलिनेटर एक्सटिंक्ट, अगर पॉलिनेटर एक्सटिंक्ट तो प्लांट एक्सटिंक्ट। ऐसी होस्ट पैरासाइट के केस में ये स्पेसिफिक केस होता है, मतलब अगर होस्ट पैरासाइट कुछ स्पेसिफिक है एक दूसरे के लिए तब ये चीजें होती है।
नेक्स्ट टॉपिक है दैट व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए। तो 3 ग्रुप्स में हमने इसको बांट दिया है, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल। देखो सबसे पहले नैरोली यूटिलिटेरियन में ये है कि बिल्कुल नैरो होके अगर हम सोचे, ठीक है, कि हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिलते हैं, बायोडाइवर्सिटी के डायरेक्ट बेनिफिट हमें यहाँ पे सोचने हैं बिल्कुल, ठीक है, जैसे हमें फूड मिलता है, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। 25% से भी ज्यादा ड्रग्स हमें प्लांट से मिल रही है, 50,000 से भी ज्यादा प्लांट्स की स्पीसीज कंट्रीब्यूट करती है मेडिसिन बनाने में। तो बिल्कुल डायरेक्ट बेनिफिट होके सोचो तो वो सोच आती है नैरोली यूटिलिटेरियन में। नेक्स्ट मतलब वो नेशन जिसमें रिच बायोडाइवर्सिटी है वो कितना इनॉर्मस फायदा उठा रहा है बायोडाइवर्सिटी का। देखो कैसे, मतलब बेसिकली यहाँ पे बायो प्रोस्पेक्टिंग वर्ड दे रखा है। बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है लिविंग चीजों को खोजना अपने बेनिफिट्स के लिए, एक्सप्लोर करो चीजों को मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे, इन लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे जाके अपनी इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करो ताकि हमें उससे कुछ बेनिफिट मिले, ताकि उससे कुछ मेडिसिन मिले, उससे कुछ हमें कुछ भी फायदा हो। तो इन मतलब इतनी ह्यूज बायोडाइवर्सिटी का फायदा ये है कि इससे एक नेशन बहुत सारी चीजें संभाल सकता है। देखो प्लांट्स, हमने एक नए प्लांट को खोजा, उससे हमें सपोज कोई दवाई मिली, तो उस दवाई का हम फायदा उठा सकते हैं, उससे हम लोगों को ठीक कर सकते हैं, उससे हम अपनी इकोनॉमी को, उसे बेच के हम अपनी इकोनॉमी सुधार सकते हैं। सो एक ऐसा नेशन जिसमें इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है उसको बहुत सारा फायदा उठाता है, इसलिए हमें कंजर्व करनी चाहिए बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। देन आता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, थोड़ा सा ब्रॉड होके सोचो, मतलब वो सर्विस सोचो जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है। इसमें थोड़ी इनडायरेक्ट सोच रखो कि जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन हमें प्रोड्यूस करता है, ठीक है। पॉलिनेशन, जिसके बिना जो प्लांट्स है वो फ्रूट्स एंड सीड्स भी नहीं देते, यानी कि पॉलिनेशन से हमें फ्रूट्स एंड सीड्स मिलते हैं, ये एक अनदर सर्विस है। एस्थेटिक प्लेजर ऑफ वॉकिंग थ्रू थिक वुड्स, स्प्रिंग फ्लावर्स को वॉच करना इन फुल ब्लूम, खिले हुए फ्लावर्स को देखो, वॉक करो पेड़ों को देखते हुए, बुलबुल्स का सॉन्ग सुनो सुबह उठते हुए। तो ये सारी चीजों का प्राइस थोड़ी है कुछ, बट हमें मिल रही है, ये अच्छी चीजें हैं, ये इनडायरेक्ट थोड़ी सी सर्विस है। नेक्स्ट अगर हम एथिकल आर्ग्यूमेंट के थ्रू सोचे तो फिलोसॉफिकली एंड स्पिरिचुअली हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि हर एक स्पीसीज की एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, हर एक स्पीसीज का महत्व है, एंड हम सब शेयर कर रहे हैं इस कॉमन अर्थ को, ये हमारी अकेले की नहीं है, सिर्फ इंसानों की नहीं है। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल होके भी सोचो तो उससे भी हमें समझ में आ जाएगा कि क्यों बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जरूरी है। हमारी मॉरल ड्यूटी है, हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, ऐसे एंड इसे पास करना है एक गुड ऑर्डर में टू फ्यूचर जनरेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट होल इकोसिस्टम, अगर हम पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट और कंजर्व करते हैं, इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज प्रोटेक्टेड। सपोज हम टाइगर को सेव करने के लिए पूरा एंटायर फॉरेस्ट को ही सेव कर ले, तो इस अप्रोच को हम बोलते हैं इनसाइट या फिर ऑन साइट कंजर्वेशन, आई मीन इन सीटू कंजर्वेशन इसको बोलते हैं। इसमें हम सारे की सारे ही बायोडाइवर्सिटी को एट ऑल लेवल प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई एनिमल या फिर प्लांट जो है इज फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, तो हम क्या करते हैं, उसी पर्टिकुलर एनिमल या फिर प्लांट को उठा के किसी और जगह पे सेव कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्स सीटू या फिर ऑफ साइट कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जांपल है बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो कि इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, 19 नेशनल पार्क्स है, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, सेक्रेड ग्रूव्स लाइक खासी एंड जंतिया हिल्स ऑफ मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, सरगुजा चंदा बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, एंड हॉट स्पॉट्स। अब देखो हॉट स्पॉट्स क्या है, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स, ये एक ऐसे रीजन है जहाँ पे बहुत भर भर की स्पीसीज मिल रही है, ठीक है, मतलब एक ऐसा रीजन जहाँ पे बहुत स्पीसीज रिचनेस है एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिनिज्म है। देखो एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, एंडेमिक स्पीसीज एक ऐसी स्पीसीज है जो कि एक ही रीजन में, पर्टिकुलर एक ही रीजन में मिलती है, वो कहीं और नहीं मिलती। जैसे कि पोलर बियर, वो एक आईसी रीजन्स में मिलते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ होता है, वो कहीं और नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ऐसी स्पीसीज को हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में काफी हाई स्पीसीज रिचनेस है एंड यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एंडेमिनिज्म है, मतलब ऐसी स्पीसीज जो कहीं और नहीं मिलती वो यहाँ पर मिलती है, यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज काफी ज्यादा मिलती है। इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स थे ऑल ओवर वर्ल्ड, बाद में 9 ऐड कर दिए गए हैं, अब टोटल 34 हैं।
ये जो हॉट स्पॉट्स है इनमें भी एक्सेलरेटेड हैबिट लॉस हो रहा है, मतलब इनमें भी जो है बेसिकली एक्सटिंक्शन हो रहा है। तो इंडिया में 3 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स है, वन इज वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, देन इंडो बर्मा एंड देन हिमालय। सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स मिला के 2% अर्थ की लैंड एरिया को कवर करते हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ स्पीसीज जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो बहुत ज्यादा है। अगर हम इन हॉटस्पॉट्स के स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन कर लें तो हम ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन को ऑलमोस्ट 30% से रिड्यूस कर सकते हैं। देख लो तो मतलब कितनी ज्यादा स्पीसीज रिचनेस को ये कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट मेघालय के जो सेक्रेड ग्रुप्स है। अच्छा, अब सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं? सेक्रेड ग्रुप्स बेसिकली वो एरिया है जो किसी ट्राइबल लोगों के किसी रिलीजियस का पार्ट है। मतलब जैसे आदिवासी होते हैं ना, आदिवासी के लिए जो उनका जो रहने वाला, मतलब वो जंगलों में रहते हैं आई थिंक, तो जो जंगल होता है उनका वो उनके रिलीजियस का पार्ट होता है, वो किसी को टच भी नहीं करने देते उन्हें। ठीक है, तो सेक्रेड ग्रुप्स ऐसी जगह है जो किसी के रिलीजियस का पार्ट है एंड वो उनको वो अनटच्ड रहते हैं बाय अदर पीपल। कोई उनको टच नहीं कर सकता, कोई वहां के पेड़ नहीं काट सकता। तो इस तरीके से वो एक तरीके से सेव कर रहे हो उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट को या फिर उस एरिया को, उसी को हम बोलते हैं सेक्रेड ग्रुप्स। तो मेघालय के जो सेक्रेड ग्रुप्स है ना, वो हमारी लास्ट रिफ्यूजीज मतलब लास्ट होप है फॉर नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स। मतलब यहाँ पे अगर इनके सेक्रेड ग्रुप्स को कुछ हुआ तो कुछ ऐसे रेयर प्लांट्स है जो सिर्फ यहीं पे मिलते हैं, वो हमें बहुत ज्यादा लॉस होगा उनका। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट होप है इनके सेक्रेड ग्रुप्स कुछ रेयर प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट है एक्स सी टू कंजर्वेशन, जैसे कि जोलॉजिकल पार्क, यहाँ पे हम एनिमल्स को लाके प्रोटेक्ट करते हैं। बोटेनिकल गार्डन, यहाँ पे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ सफारी। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर पे किसी चीज को प्रिजर्व करना। यहाँ पे -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं और प्रिजर्व करते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन में। क्रायो प्रिजर्वेशन के अंडर आता है सीड बैंक, गैमीट बैंक, जीन बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थ समिट एंड वर्ल्ड समिट। अर्थ समिट हुई थी रियो द जेनेरियो जो कि ब्राजील में है इन 1992। यहाँ पे सारे नेशंस को कहा गया है कि अप्रोप्रिएट एक्शंस लो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए एंड इसका कैसे सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन हमें करना है ताकि हम इसका बेनिफिट भी उठा सकें एंड फ्यूचर जनरेशन को भी पास कर सकें। वर्ल्ड समिट हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे 2002 में इन जोहान्सबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका में है। यहाँ पे क्या हुआ था कि 190 कंट्रीज ने प्लेज ली थी, कमिटमेंट लिया था कि 2010 तक का वो सिग्निफिकेंट रिडक्शन कर देंगे बायोडाइवर्सिटी लॉस में एट ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल्स।